कहानी की शुरुआत में हमें रियो नाम के एक बंदे को माइकल एंजल के सामने दिखाया जाता है, जो कि ट्रक उनके मेहरबानी से यहाँ पर आ गया होता है। माइकल भी यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि बहुत समय हो गया था जो कोई विजिटर उसे मिला है। रियो समझ जाता है कि वो रीइंकार्नेट होने वाला है, लेकिन वो पूछता है कि वो अपने न्यू लाइफ में क्या करेगा। माइकल कहता है कि रियो जैसे चाहे तैसे रह सकता है। माइकल को ये बताया नहीं गया है कि उसे रियो को कैसे या कौन से मिशन के लिए रीइंकार्नेट करना है। ये सुनने के बाद रियो सोचने लगता है कि भाई वो अपनी न्यू लाइफ में क्या करे। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो माइकल से कहता है कि वो स्लो लाइफ जीना पसंद करेगा। माइकल रियो को बताता है कि वो फाई नाम की दुनिया में रीइंकार्नेट होने वाला है, जो कि पूरे मैजिक से भरी हुई है। हालांकि बस 20% ही लोग मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। रियो वाटर एलिमेंट में कैपेबल है। लियो ने स्लो लाइफ को चुना होता है तो उसे रोंडो के फॉरेस्ट में रीइंकार्नेट कर दिया होता है, जहाँ रियो को एक हाउस और 2 महीने का खाना प्रोवाइड कर दिया होता है। या रियो देखता है कि उसको जो घर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर एक आइस हाउस भी है। रियो समझ जाता है कि शायद ये भी मैजिक से ही बना हुआ है और ये फूड को स्टोर करने के लिए बना है। आगे रियो टेबल पे पड़ी हुई एक बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें इस जंगल में कौन कौन से मॉन्स्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। लैंग्वेज अलग होती है, फिर भी रियो इसे पढ़ पा रहा था। वैसे रियो को अपने घर के अंदर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि उसके घर के साइड में एक बैरियर भी लगा हुआ है, तो कोई भी मॉन्स्टर रियो के घर के एरिया के अंदर नहीं आ सकता। आगे रियो बाहर आता है और कहता है कि वाटर सामने आ जाओ। हम देखते कि एक वाटर बॉल आ जाता है। इसके बाद रियो इमेजिन करके सेम कहता है और हम देखते कि वाटर फिर आ जाता है। रियो समझ जाता है कि इमेजिन करके भी वो अपने वाटर पावर को कास्ट कर सकता है। आगे रियो एक टब में वाटर भरता है। रियो नहाने वाला था, लेकिन यह वाटर यकीनन ठंडा होता है। रियो बाहर आके लकड़ियों का यूज करके आग को जलाने की कोशिश करता है। वो काफी ज्यादा ट्राई करता है पर आग नहीं जलती। रियो सोच लगता है कि अब वो क्या करे। तभी रियो की नजर सन पे आती है। रियो को एक आइडिया आ जाता है। रियो एक बकेट में वाटर भरता है, फिर अपनी पावर का यूज करके उस वाटर को फ्रीज कर देता है। रियो कहता है कि उसे डायरेक्ट आइस को कैसे कास्ट करना है इसके बारे में भी जानना होगा। स्पेशली अभी रियो को आइस स्पेयर बनाने का काफी ज्यादा मन हो रहा होता है। खैर आगे हम देखते कि आइस को शेप दे के रियो ने उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बना दिया होता है। रियो उसका यूज करके सन की रेस से लकड़ी पे आग लगा देता है और आगे मस्त से गर्म पानी से नहाने लगता है। यार रियो सोचने लगता है कि अगर वो अच्छे से सोचेगा तो शायद से वो हॉट वाटर को भी डायरेक्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है। अगले दिन हम देखते कि रियो खाना खाता है। उसे पता है कि उसके पास 2 मंथ का खाना है, यानी उसे अभी से हंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उसका फूड सप्लाई भरा रहे। बुक को पढ़ने के बाद रियो को पता था कि बाहर के मॉन्स्टर काफी खतरनाक है। इसे सिंगल नाइफ से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे ऑफेंसिव मैजिक सीखना होगा। रियो बाहर आके अपने एक वाटर बॉल को कास्ट करता है। वाटर बॉल काफी तेजी से आगे जाता है। रियो बहुत ही खुश हो गया होता है कि उसका पहला अटैक स्पेल सक्सेसफुल रहा। पर रियो जैसे ही ट्री के पास आता है वो देखता है कि इससे डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि रियो भी तुरंत रियलाइज कर लेता है कि ऐसे अटैक से कहाँ ही इम्पैक्ट होगा। खैर वो हार नहीं मानता, अभी तो उसने बस शुरुआत की है। रियो कहता है कि अगर वाटर बॉल से कुछ नहीं हुआ तो मैं वाटर जेट को कास्ट करूंगा। रियो वाटर जेट को कास्ट करता है पर इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये देखने के बाद रियो कहता है कि यार मैं तो हार गया। लेकिन तभी उसे माइकल के साथ हुआ अपना कन्वर्सेशन याद आता है। रियो ने माइकल से पूछा होता है कि वो अपने मैजिक को यूज कैसे करे। माइकल ने बताया कि रियो जितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन करेगा उसका मैजिक उतना ही गहरा होता जाएगा। उसे ट्रेनिंग करके बार बार इमेजिन करना होगा, फिर उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते कि शाम हो गई होती है। रियो लगातार खुद को ट्रेन कर रहा था और अब उसके वाटर जेट की रेंज भी काफी बढ़ गई होती है। रियो नहाने के लिए आ जाता है और हम देखते कि इस बार उसने आइस बनाने की प्रोसेस को ऑपोजिट यूज करके डायरेक्ट हॉट वाटर को कास्ट कर दिया था। अगले दिन हम देखते कि रियो हवा में से एक क्रिस्टल को बनाता है और उसे न्यूक्लियर शेप भी देता है, पर रियो देखता है कि इसको क्रिएट होने में काफी टाइम लग रहा है। खैर वो इसे आइस लांस नाम देता है। रियो इसे अटैक करता है, लेकिन इसकी भी रेंज बहुत ही कम होती है। खैर रियो अभी के लिए दूसरे स्पेल की भी प्रैक्टिस करता रहता है। आगे शाम हो जाती है। रियो अभी एक साथ काफी सारे आइस लांस को क्रिएट कर पा रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से काफी ज्यादा थक जाता है। रियो समझ जाता है कि उसका माना काफी खत्म हो गया होगा। इसके बाद हमें कई दिन बाद दिखाया जाता है। अभी रियो आइस लांस को बहुत ही जल्दी से क्रिएट कर पा रहा था। आगे रियो एक स्पेयर को भी बनाता है और अब हंटिंग करने के लिए बाहर जाने लगता है। रियो फॉरेस्ट में ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी आगे वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। हम देखते कि ये तो एक जंगली सुअर होता है। उसे देख के रियो की बॉडी कांपने लगती है। जंगली सुअर रियो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। रियो इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जंगली सुअर पास आ रहा होता है। तभी रियो को अपने साथ अभी तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ याद आता है और हम देखते हैं कि वो करेक्ट टाइम पे साइड में हो जाता है। जंगली सुअर फिर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो जरा अपने आप को होश में लाता है। वो अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में अभी मेरे पास मैजिक है। रियो सुअर के सामने एक आइसल स्लाइड बना देता है जिसपे सुअर फिसल जाता है। इसके बाद रियो आइसल लांस को क्रिएट करता है और उधर टकराने से जंगली सुअर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ बुक से रियो को पता चलता है कि जंगली सुअर सबसे कमजोर
काइंड के हैं। रियो कहता है कि क्या वो सबसे कमजोर थे। रियो को यहाँ पर पता चलता है कि बुक के लास्ट 2 पेजेस में स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी है। रियो को लास्ट के पेजेस में ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन दिखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ड्रैगन बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है जो पूरी सिटी तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नीचे एक नोट भी दी होती है, अगर ड्रैगन से आपका सामना हुआ है तो जितना जल्दी हो सके भागना है। हालांकि भागने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लकी रहे तो बच जाएंगे। अगले पेज में रियो को आकुमा के बारे में इन्फॉर्मेशन दिखती है। ये फॉलन एंजल नहीं है, इनकी ओरिजिन क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस प्रे करो कि आपका इनसे कभी भी सामना ना हो। आगे रियो अपने कपड़े निकालता है। हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट में एक आदि मानव बन के गया होता है। वो यहाँ पर एक फ्रूट को खाता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि रियो पे एक असासिन हॉक बर्ड अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर दिया था। हम देखते हैं कि इस बर्ड का अटैक काफी खतरनाक था। इसके अटैक के इम्पैक्ट से पेड़ टूट गए थे। रियो भागने लगता है। वो अपने पीछे आइस शील्ड लगा रहा था ताकि असासिन हॉक उससे दूर रह पाए। रियो हमें बताता है कि असासिन हॉक एक स्लैश का यूज करता है जो एक टाइप का मैजिक है और ये इनविजिबल होता है। हालांकि इनका मेन वेपन इनके शार्प नाखून होते हैं जिससे वो सीधा अपने शिकार की गर्दन को उखाड़ देते हैं। रियो देखता है कि भाग के कुछ फायदा नहीं है। वो फाइट बैक करता है। पहले वो वाटर जेट से हमला करता है, लेकिन असासिन हॉक रियो के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और बहुत तेजी से रियो पे ही अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो अपने सामने नुकीली आइस शील्ड लगा देता है जिससे असासिन हॉक टकरा के नीचे गिर जाता है। हालांकि वो तुरंत ही हवा में उड़ जाता है। हम देखते हैं कि नुकीले आइस की वजह से असासिन हॉक की एक आंख फूट गई होती है। वो थोड़ी देर रियो को देख के यहाँ से निकल जाता है। रियो कहता है कि यार ये स्लो लाइफ जितनी मैंने सोची थी उससे काफी ज्यादा हार्ड है। आगे रात हो जाती है। हम देखते हैं कि असासिन हॉक से लड़ते हुए रियो घर का रास्ता भूल गया होता है। वो आगे बढ़ रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद से वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन तभी रियो को सामने एक रिवर के बीच में कोई दिखता है जिनके सर ही नहीं होते। इसके बाद हमें सीधा सुबह दिखाया जाता है जहाँ रियो फॉरेस्ट में एक स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो फिशिंग भी करता है। घर आने के बाद रियो अपनी ट्रेनिंग करता है। आगे हम देखते हैं कि वो समुद्र के गहराई में भी जाता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है। खैर वो वहाँ से भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि रियो ने अबरसिव जेट नाम के एक न्यू मैजिक स्पेल को क्रिएट कर दिया होता है। इससे वो बड़े पत्थर को भी काफी आसानी से काट रहा होता है। रियो कहता है कि मैं मैजिक को काफी आसानी से सीखता जा रहा हूँ। आगे रात को हम देखते हैं कि रियो इसके पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक डलहन है। रियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर बिगिनर एडिशन बुक में इस डलहन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, तो क्या ये मॉन्स्टर में कंसिडर नहीं होता या फिर बिगिनर एडिशन बुक के लिए ये कुछ ज्यादा ही है। खैर रियो इस पे अटैक करने लगता है, पर हम देखते हैं कि डलहन रियो के सारे ही अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। डलहन भी रियो पे एक अटैक करता है जिसे रियो अपने आइस से ब्लॉक कर देता है। डलहन और एक अटैक करता है जिसे रियो डॉज करके डलहन पे वार करता है। हालांकि डलहन तो बहुत ही आसानी से रियो के अटैक को डॉज कर देता है और वो रियो पे एक स्लैश मार देता है। रियो बड़ी मुश्किल से अपने आइस का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं कि वो नीचे गिर गया था। रियो अपने मन में कहने लगता है अभी भी मेरा इसके सामने कोई भी चांस नहीं है, पर एक कारण है जिसकी वजह से मैं रोज रात यहाँ पर आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कह रहा है कि वो मुझे शेप में लाएगा। तभी हम देखते हैं कि डलहन के पास भी वाटर मैजिक है। वो अपने मैजिक का यूज करके अपने स्वॉर्ड को लंबा करता है और इसे एक वाटर स्वॉर्ड बना देता है। डलहन रियो के पास आता है। वो इस इफेक्ट को हटा देता है और स्वॉर्ड रियो को देता है। क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं इसे मास्टर कर लूं? रियो स्वॉर्ड को लेता है। इसके बाद डलहन यहाँ से चला जाता है। आगे सुबह हम देखते हैं कि रियो के सामने वही असासिन हॉक आ गया होता है जिसकी उसने आंख फोड़ी थी, पर रियो देखता है कि ये असासिन हॉक बहुत ही डार्क हो चुका है। रियो समझ जाता है कि ये इवॉल्व होकर यहाँ पर आया है। असासिन हॉक रियो पे अटैक कर देता है। रियो काफी सारी आइस वॉल को लगा देता है, लेकिन हॉक के अटैक से वो सारी बहुत ही आसानी से टूट जाती है। रियो भागने लगता है और हॉक के अटैक से बस बच ही रहा होता है। हॉक डायरेक्ट अटैक करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए रियो बहुत सारी आइस वॉल को एक साथ लगा देता है। हॉक उन सभी को तोड़ देता है। हालांकि रियो ठीक था, सामने से अटैक का होता है, इसलिए रियो ऑलरेडी आइस वॉल को रेडी कर देता है। वो आइसलैंड से हॉक पे अटैक करने का ट्राई करता है, पर हॉक वहाँ से निकल गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉक एक साउंड से रियो पे अटैक करता है, जिसकी वजह से रियो की सारी आइस वॉल वैनिश हो जाती है। हाँ ये क्या, ये तो सब गायब हो गई। क्या अब इसके पास कोई मैजिक निगेशन भी है क्या? यार इवॉल्व होके तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एक मिनट, कुछ तो होने वाला है। हम देखते हैं कि हॉक रियो पे थंडर से अटैक कर देता है। रियो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज करता है। हॉक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रियो डलहन ने दी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और हॉक के अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि रियो ने स्वॉर्ड में मैजिक डालना भी सीख लिया था। स्वॉर्ड का यूज करके आगे रियो हॉक के काफी सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। आगे हॉक बहुत ही तेजी से रियो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रियो उसके बॉडी में स्वॉर्ड को घुसा देता है और आगे हम देखते हैं कि हॉक नीचे पड़ा होता है। रियो उसके पास आता है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आंखें फोड़ी, भले ही हम दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया और फिर भी तुम हार गए। यकीनन तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम भी मेरे सामने नहीं आते तो मैं खुद को इतना
उतना ग्रो नहीं कर पाता, तुम फिर से मेरे सामने आ जाओगे। इस बात को मैं जानता था, इसलिए मैं स्ट्रॉन्गर होता रहा। मुझे खुद को इम्प्रूव होने देने का चांस देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। रियो स्वॉर्ड को निकाल देता है और असासिन हॉग खत्म हो जाता है। तभी हम देखते कि एक ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है। वो रियो के सामने ही आ जाता है। यह ड्रैगन बात कर पा रहा होता है। टेलीपैथी से वो लियो से कहता है, तुम ह्यूमन? हाँ, ये बात कर पा रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। बहुत समय हो गया जब मैं किसी से टेलीपैथी से बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। क्या टेलीपैथी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा किसी बर्ड से सामना हुआ है? वो असासिन हॉग था जो कि इवॉल्व हुआ है। हुआ तो है। वो तुम्हारा कोई मिनियन या रिलेटिव तो नहीं था ना? क्योंकि होगा तो मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। अच्छा, तो तुमने उसे स्लैश मारा है? हाँ, क्या बात है। दिखने में छोटे हो पर तुम्हारे फीट तो काफी इम्प्रेसिव है। वैसे वो जो रेयर वेपन तुम्हारे पास है, क्या ये? जैसे कि मैंने सोचा था, फेरी किंग की स्वॉर्ड। अगर उन्होंने तुम्हें ये स्वॉर्ड दी है, इसका मतलब ये है कि तुमने उनका फेवर अर्न करने के लिए कुछ किया होगा। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ सवाल करने हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? इसके बाद हमें सीधा शाम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन को वापस आने के लिए आवाज आ गई होती है। वो रियो से कहता है कि अभी उसे जाना होगा। ड्रैगन ने रियो को जो कुछ भी बताया होता है उसके लिए वो उसको थैंक्स कहता है। वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम रियो है। रियो, मेरा नाम है लेविन। चलो मिलते हैं फिर से। इतना कहने के बाद ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। यार, लगा नहीं था कि मैं कभी ड्रैगन से भी बात करूंगा। फैंटेसी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे देखने मिलता है कि रियो के पास एक हिडन ट्रेट है। आखिर उसके पास ये कैसे आया? 1000 साल पहले जब मैंने पहली बार उस लड़की को दूसरी दुनिया में भेजा था, उसके बाद से किसी के पास भी नहीं था। रियो का हिडन ट्रेट है इटर्नल यूथ। यानी इसका मतलब ये है कि रियो अभी हमेशा के लिए यंग ही रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो सी फूड लेने के लिए सी के पास आया था, लेकिन यहाँ पर वो एक क्रैश हुई शिप को देखता है। पास जाने के बाद रियो देखता है कि यहाँ पर एक बंदा मरा हुआ है, लेकिन तभी उसे साइड में से एक दूसरे बंदे की आवाज आती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है, रात में इसके शिप पे जायंट ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, इसलिए शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जब बंदा देखता है कि वो जिंदा है। वो बाहर आता है। वो सोच रहा होता है कि भाई अभी वो कहाँ पर है। तभी इसे रियो की आवाज आती है। बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो रियो को बिल्कुल भी सीज नहीं कर पाया था। यहाँ पर रियो के ऐसे कपड़े देखने के बाद बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि वो रियो से क्या बात करे। खैर, बंदा रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम एबल है। एबल को पता चल गया होता है कि रियो ने उसे बचाया है, इसके लिए वो रियो को थैंक्स कहता है। रियो कहता है कि यार उसने कुछ ज्यादा नहीं किया है, उसने तो बस उसे घर लाया। रियो एबल से कहता है कि दूसरे कोई भी नहीं बच पाए। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी के दूसरे लोग थे वो स्मगलर्स थे, तो वो मारे गए हैं, ये तो अच्छा ही है। तभी एबल को भूख लग जाती है। ये दोनों खाना खाने लगते हैं। एबल रियो से पूछता है कि क्या उसके पास दूसरे कपड़े नहीं है। रियो बताता है कि नहीं, और वो बिना धागे के नए कपड़े बना भी नहीं सकता। एबल रियो से कहने का सोचता है कि वो तो डायरेक्ट जाके नए कपड़े खरीद सकता है, लेकिन वो रुक जाता है। रियो की कंडीशन देखने के बाद एबल समझ जाता है कि उसके पास पैसे कहाँ ही होंगे। रियो बताता है कि यहाँ आसपास कोई भी लोग नहीं रहते। ये सुनने के बाद एबल थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये फूड डायरेक्ट रियो ने हंट करके हासिल किए होंगे। रियो भी हाँ कहता है। एबल पूछता है कि क्या रियो इस नाइफ का यूज करके हंटिंग करता है। रियो बताता है कि नहीं, ये बस सेल्फ डिफेंस और हंटिंग के बाद क्लीनिंग करने के लिए काम आता है। रियो एबल को अपना वाटर मैजिक दिखाता है और बताता है कि वो एक वाटर मैजिशियन है। ये देख के एबल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो रियो को बताता है कि सेंट्रल प्रोविंस में भी सिर्फ आधे लोग ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। रियो को याद आता है कि माइकल ने तो उसे कहा था सिर्फ 20% ही लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं। खैर, आगे एबल रियो से कहता है कि उसे कोस्ट देखना है, जहाँ पर रियो को वो मिला था। ये दोनों उधर की तरफ जा रहे होते हैं। एबल रियो से पूछता है कि अगर वो एक मैजिशियन है तो उसके पास कोई स्टाफ नहीं है। रियो कहता है कि नहीं, वो स्टाफ को नहीं रखता। एबल को लग रहा होता है कि रियो उसे झूठ बोल रहा है। वो अपने मन में कहता है कि शायद से रियो की स्टाफ खो गई होगी और इसलिए वो ऐसे गरीबी में जी रहा है। यहाँ एबल को रियो एक कमजोर सा लड़का लग रहा होता है। वो रियो से कहता है कि वो रियो के आगे चलेगा ताकि कोई ट्रबल आया तो उसे तुरंत हैंडल कर पाए और रियो को कुछ ना हो। रियो कह रहा होता है कि यार मैं संभाल लूंगा, लेकिन एबल नहीं मानता। वो कहता है कि उसकी रेपुटेशन खराब होगी क्योंकि वो हमेशा सबको बचाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि ये दोनों किनारे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि सारी डेड बॉडीज यहाँ से गायब हो चुकी हैं। यहाँ तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है। या तो उनको मॉन्स्टर ने खा लिया होगा या वो सी के भाव में चले गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरे साथ भी सेम होता। हाँ, मुझे कहना चाहिए कि मिस्टर एबल आप काफी लकी हो। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वैसे रियो, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है यार। तुम मुझे डायरेक्टली एबल कह के बुला सकते हो। यकीनन तुम हो जिसने मुझे बचाया है। तुम्हारे मुंह से मिस्टर कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मिस्टर एबल, आप तो मुझसे काफी बड़े हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें सीधा एबल कह के ही बुलाऊंगा। शुक्रिया। मैं अपने सारे दोस्तों से भी मुझे ऐसे बात करने को कहता हूँ। अरे यार, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला ही नहीं। तो एबल, तुम अब आगे
आगे क्या करने वाले हो? मुझे अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। एबल लून टाउन में जाने का सोच रहा होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पर है। रियो को भी लून टाउन कहाँ पर है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एबल रियो से पूछता है कि क्या वो एबल का गाइड बन के उसके साथ चलेगा। यकीन रियो के लिए ये काफी अचानक था। एबल कहता है कि रियो इसे एक जॉब की तरह समझे और आगे रियो को इससे फायदा ही होगा। एबल बस रियो की हेल्प करना चाह रहा होता है। रियो थोड़ा सा सोचता है और वो एबल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एबल से कहता है कि उसे तैयारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो लोग कल लून टाउन के लिए निकलेंगे। एबल कहता है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। आगे रात हो जाती है। रियो या एबल से कहता है कि उसे किसी को गुड बाय करने के लिए जाना है। रियो की ये बात सुनने के बाद एबल थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इतनी रात को कौन जग रहा होगा। रियो बताता है कि वो इसी समय पर आते हैं, मुझे उनको बताना होगा कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। एबल रियो को ध्यान से जाने को कहता है। रियो के जाने के बाद एबल यहाँ मन में सोच रहा होता है कि रियो ने तो उसे कहा था यहाँ पर कोई भी रहता नहीं। खैर एबल सोचता है कि शायद रियो किसी अपने लव्ड वन को प्रे करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियो डलहन के पास आया होता है। वो डलहन को बताता है कि कल से वो कुछ समय के लिए रोंडो फॉरेस्ट से दूर जा रहा है। डलहन ने रियो को अभी तक जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए रियो डलहन को थैंक्स कहता है। और यह इनके बीच में आज एक आखिरी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रियो बहुत ही ज्यादा थक गया था। डलहन जाने लगता है। रियो उसको एक और बार थैंक्स कहता है। तभी हम देखते हैं कि डलहन यहाँ पर एक बड़े से वाटर ऑर्ब को बनाता है और उसे रियो की तरफ भेजता है। हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक सुंदर सा आउटफिट होता है। क्या ये मेरे लिए है? आपका एक और बार शुक्रिया, मैं इसे प्राइड के साथ पहनूंगा। डलहन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। रियो ने डलहन ने दिए हुए आउटफिट को पहन लिया होता है। एबल भी उसे कहता है कि इसमें रियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये दोनों अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले रियो एक बार अपने छोटे से घर को देखता है। आगे बढ़ते हुए इनके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। एबल कहता है कि वो इसे संभालेगा। एबल आगे जाके अपने कॉम्पैक्ट स्किल टोटल इम्पालमेंट को यूज करके सुअर को एक ही हिट में खत्म कर देता है। रियो भाई एबल के कॉम्पैक्ट स्किल को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने ये कहाँ से सीखा। एबल बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे स्वॉर्ड्समैन और वो लोग जो वेपन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं। आगे रात में हम देखते हैं कि ये दोनों एक पेड़ में अपना गुजारा कर लेते हैं। अगले दिन अपने जर्नी को कंटिन्यू करते समय इनको लिजार्ड फोल्क मॉन्स्टर दिखते हैं। हालांकि मॉन्स्टर का इन पे ध्यान नहीं आया होता, तो ये दोनों चुपचाप से साइड से निकलने का सोचते हैं। लेकिन आगे बढ़ते समय रियो सेंस करता है कि बहुत सारे लिजार्ड फोल्क उनका पीछा कर रहे हैं। एबल कहता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो उनसे फाइट कर लेगा। रियो बताता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा है, वो अपने मैजिक का भी यूज करेगा। एबल रियो से कहता है कि यार पर तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्टाफ है ही नहीं। रियो आइस लांस का यूज करके कुछ लिजार्ड फोल्क को खत्म कर देता है और एबल को बताता है कि आगे से और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं। यहाँ पर एबल रियो का मैजिक स्पेल को देख के हद से ज्यादा हैरान हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सभी लिजार्ड फोल्क को खत्म कर दिया होता है। एबल रियो से पूछता है कि उसने अभी कौन सी स्पेल को यूज किया था। रियो बताता है कि वो एक आइस लांस वाटर स्पेल है। एबल यहाँ पर इस बात से हैरान था कि रियो ने एक साथ 4 आइस लांस को क्रिएट कर दिया था। वो रियो को बताता है कि विंड मैजिशियन कहते हैं कि स्पेल को कास्ट करते समय एक टाइम पे बस एक ही कास्टिंग हो सकती है। तो रियो ने सिंगल कास्टिंग में 4 आइस लांस को कैसे क्रिएट किया। रियो को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो बताता है कि शायद विंड मैजिक के लिए ये अलग होगा, पर वाटर मैजिक के साथ ये करना बहुत ही आसान है। एबल कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले रियो एक ग्लास और वाटर को कास्ट करता है। वो एबल से कहता है कि हमें हाइड्रेट भी रहना बहुत ही जरूरी है। एबल यहाँ पर एक ब्रॉन्ज कॉइन को दिखाता है। यार मैंने पहले कभी भी पैसों को नहीं देखा। हाँ क्या सच में? ये सिंगल ब्रॉन्ज फ्लोरिन है। नाइटली किंगडम में इसे यूज किया जाता है। लून टाउन भी वहीं पर है। वाह यार नाइटली, ये कितना अच्छा नाम है। हाँ सेंट्रल प्रोविंस में हर कोई अपने अपने कॉइन्स को बदलते हैं, लेकिन वह सभी एक ही करेंसी का यूज करते हैं। क्या नाइटली किंगडम इसी सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट है? नाइटली किंगडम 3 बड़े नेशन में से एक है। दूसरे 2 है, एक डेवी एम्पायर और दूसरा हैंडलियो। हम देखते हैं कि डेवी नाम सुनने के बाद रियो का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। एबल पूछता है कि क्या उसे डेवी एम्पायर से कोई प्रॉब्लम है। रियो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस डेबू ही नाम बहुत ही ज्यादा घटिया लगा। रियो की ये बात सुनने के बाद भाई एबल थोड़ा हैरान ही हो जाता है। खैर ये लोग काफी आगे निकल गए होते हैं। इनके सामने अभी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। आगे बढ़ते हुए एबल सेंस करता है कि साइड के पत्थर मूव हो रहे हैं। वो तुरंत जाके उस पत्थर को स्लैश मार के काट देता है। रियो भी आइस फॉल को लगाता है। हम देखते हैं कि उस पे भी पत्थर से अटैक हो गया था। हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ से रॉक्स आ गए होते हैं। एबल रियो को बताता है कि वो दोनों रॉक गोलेम के नेस्ट में आ चुके हैं। रॉक गोलेम को देख के रियो कहता है अरे यार मुझे तो लगा था कि वो ज्यादा ह्यूमनॉइड शेप का होगा, जिसके हाथ या पैर भी होंगे। रियो मैं सबसे पास वाले को खत्म करने का ट्राई करता हूँ और तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? एबल अपनी कॉम्बैक्ट स्किल टोटल इम्पालेंट का यूज करके पास वाले गोलेम पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोलेम तुरंत ही हील हो जाता है और एबल पे ही अटैक हो जाता है। एबल पीछे
नीचे जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है। कोई भी फायदा नहीं है, वो तुरंत ही हील होती जा रहे हैं। एबल अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो तो मैं एक अटैक को ट्राई करूँ? हाँ क्यों नहीं। हम देखते कि रियो 10 लेयर आइस वॉल को कास्ट कर देता है और इस गोलेम के ऊपर उसे गिरा देता है। रियो के इस स्पेल को देखने के बाद